अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा बहुत ही बेहद और रोचक टॉपिक था हमारा, और इसमें अपन ने बहुत सारे लेक्चर देख लिए थे। और आज अपन एक बहुत ही अच्छे पॉइंट के साथ यानी कि टॉपिक के साथ अपन स्टार्टिंग करेंगे, और वो हमारा है टूलैंग की बार। हाँ बच्चों, टूलैंग की बार के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए आप बोलेंगे सर आप अचानक ही टूलैंग की बार क्यों पढ़ा रहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने टूलैंग की बार क्यों स्टार्ट कर दिया, बच्चों का क्वेश्चन होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टूलैंग की बार है और इसके साथ ही अपन एक और देखेंगे संयोजकता कारक। ये देखिए, ये जो 12th में विलियन वाला टॉपिक है वहां पे अपन नॉर्मलता निकालते हैं, वहां पर भी हमें टूलैंग की बार और जो संयोजकता कारक है वो निकालना पड़ता है। और जो 11th में अपन बात करें कि पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, तो वहां पर भी हमें अम्ल, क्षार और जो लवण का अपन टूलैंग की बार निकालते हैं वहां पर भी काम में आता है। और आगे अपन रेडॉक्स में ऑक्सीकारक और अपचायक का टूलैंग की बार अपन निकालते हैं, वहां पे भी हमें काम में आता है। और देखिए अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें अपन फेराडे का नियम, फेराडे के नियम में भी टूलैंग की बार आया था। तो ये हमारा बहुत ही जबरदस्त यानी कि बहुत सारे टॉपिकों से इसका संबंध है, तो इसको ध्यान समझिए। और देखिए इसको मैं आसानी से बहुत ही सरल भाषा में आपको बता दूंगा। तो अपन दो लाइनों से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए दो लाइन आप सुनिए कि कोशिश कीजिए हल निकलेगा, कि कोशिश कीजिए हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो इसी जोश के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में जो हमारा टूलैंग की बार है वो क्या होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन लगने चाहिए, और मैं आसानी से आपको क्वेश्चन लगाना बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं टूलैंग की बार। टूलैंग की बार का जो एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो अपन बात करें वो इस प्रकार का होता है। मान लीजिए हमारे पास परमाणु है तो क्या होगा, परमाणु का भार होगा। यदि मान लीजिए हमारे पास अणु है तो अणु का भार अपन लिख देंगे। हमारे पास आयन है तो अपन आयन का भार लिख देंगे। हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकारक का भार अपन लिख देंगे, या अपचायक है तो अपचायक का भार अपन लिख देंगे, या मान लीजिए कोई हमारे पास कोई मूलक है तो उसका भार लिख देंगे। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो मैं लिखने वाला हूं, इनका अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे भार, यानी कि इन सभी का अपन भार लिख देंगे। जो भी आपके अकॉर्डिंग डिसाइड हो, परमाणु है तो परमाणु का भार, अणु है तो अणु का भार, यदि आयन का पूछ रहा है टूलैंग के भार तो आयन का भार लिख देंगे, ऑक्सीकारक या अपचायक का पूछा तो इनका अपन भार लिख देंगे। अब देखिए ये भार आप आसानी से निकाल सकते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, बच्चे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेटा जी, यहाँ पे आप समझिएगा, इसको बोलते हैं वैलेंस फैक्टर, संयोजकता कारक है, या इसको एन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए ये क्या है, क्योंकि जो ऊपर वाली भार है वो तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है ये देखिए संयोजकता कारक है, और ये हर जगह अपना भयंकर भूचाल मचाए रखता है। तो इसको अपन समझिएगा। देखिए संयोजकता कारक को अपन सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, मैं शॉर्ट में इसको आगे वीएफ वैलेंसी फैक्टर लिखूंगा। यहां पे देखिए ये क्या है, मैं लिखता हूं किसी धनायन अथवा ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश ही संयोजकता कारक कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है या तो किसी धनायन पे हो या ऋणायन पे हो। देखिए दोनों के आवेश का योग नहीं करना है, हमें क्या करना है कि धनायन का कुल आवेश, धनायन के ऊपर कितना आवेश उपस्थित है और ऋणायन के ऊपर कितना आवेश उपस्थित है। अपन जानते हैं कि आवेश कब आता है,
इलेक्ट्रॉन के त्यागने से और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, या अपन बोले कि बंध के जो सहसंयोजक बंध है उसके इलेक्ट्रॉन को आंशिक रूप से खींचने से, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और उसके ऊपर माइनस चार्ज वो जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट होता है। ये अपन जानते हैं अच्छी तरह कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश जनरेट होता है। तो देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो तुल्यांक की भार है वो अपन किन किन के लिए निकालते हैं। तो देखिए परमाणु का भी तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं, अणु का भी निकाल सकते हैं, आयन का भी निकाल सकते हैं, मूलक का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज और अपचायक का भी अपन निकाल सकते हैं। और ये हमारा बेहद ही अच्छा जो टॉपिक रहेगा। अब देखिए यहाँ पे संयोजकता कारक यदि आपको निकालना आ गया तो आप आसानी से तुल्यांक की बात निकाल सकते हैं। एक होता है तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो देखिए तुल्यांकों की संख्या और तुल्यांक की बार दोनों अलग अलग चीज है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये तो क्या है, तुल्यांक की बार है, और जो तुल्यांकों की संख्या है, तुल्यांकों की संख्या वो देखिए क्या होती है, वो लिख देता हूं मैं, तुल्यांकों की संख्या समझेंगे वो होता है कि मोल गुणा संयोजकता कारक, मोल गुणा संयोजकता कारक, ये होता है तुल्यांकों की संख्या। आप इन दोनों को मिक्स ना करेंगे। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि पहला एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है। वैसे तो ये अम्ल है, तो अम्ल में अपन संयोजकता कारक निकालते हैं तो उसकी बेसिसिटी देखी जाती है, उसकी सारकता देखी जाती है। तो सारकता को अपन नहीं देखना है, अपन सीधा ही देखिए इसको डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो इसका n फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, यानी कि संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। वो कैसे, आपको आयनों में ये तोड़ना आना चाहिए। देखिए अपन कैसे करेंगे, ये हमारा है, ये टूटता है तो H प्लस और यहाँ पे सल्फेट में SO4 -2 में। आप देखिए 2 एकम 2, या तो धनायन का कुल आवेश देख लीजिए या आप ऋणायन का कुल आवेश देख लीजिए। देखिए 2 एकम 2 क्योंकि अपन जानते हैं 1 है, और यहाँ पे देखिए कितना है 1, तो 2 एकम 2। हमें माइनस नहीं देखना है, हमें तो केवल इनका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि यहाँ पे हमारा n फैक्टर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। इसी तरह दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा HCl। इसके लिए देखिए जो संयोजकता कारक वो कितना हो जाएगा बेटा जी, वो 1 हो जाता है। यानी कि सीधी सिंपल सी बात है कि जितने हाइड्रोजन है उनकी संख्या को आप काउंट कर लीजिए, वो ही क्या है, संयोजकता कारक। क्योंकि अपन जानते हैं अम्ल H+ देते हैं और H+ की संख्या क्या है, हमारा संयोजकता कारक होता है। लेकिन थोड़ा सा ये समस्या पैदा कर देता है जब अभिक्रिया के माध्यम से हमें क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए इसके लिए ये हमें तोड़ना आना चाहिए कि किसमें टूटेगा, H+ और Cl माइनस में। तो 1 एकम 1 और यहाँ पे 1 एकम 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। आप समझ रहे हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि HClO4, इसको बोलते हैं पर कैलोरी अम्ल। इसके लिए अपन संयोजकता कारक देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ा जी, 1 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, संयोजकता कारक 1 कर देंगे। और मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे H+ और पर कैलोरेट आयन में यह टूटता है। देखिए H+ 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी कि या तो आप धनायन का आवेश देख लीजिए या ऋणायन का कुल आवेश देख लीजिए, वो ही क्या है, संयोजकता कारक है। इसी तरह मैं यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के लिए निकालता हूँ, ये क्या है, ये मूलक है, तो ये किस में टूटेगा, ये सोडियम आयन में और नाइट्रेट आयन में टूटता है बेटा जी। तो देखिए 1 एकम 1 और 1 एकम 1, तो यहाँ इसका जो संयोजकता कारक कितना हो गया, वो 1 हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे सार के लिए देखता हूँ। देखिए हमारा जो 5वां एग्जाम्पल वो ध्यान समझेंगे, मैं लिखता हूँ सार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सार है मतलब OH- देगा, हाइड्रोक्सिल आयन हमें प्रदान करता है। क्योंकि अपन सार की जो ऑर्गेनिक डेफिनेशन देखते हैं वो क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं सार कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे OH की संख्या देख के भी
इसका जो संयोजकता कारक है वो बता सकते हैं, क्योंकि OH की संख्या कितनी है, 1 है। और आप इसको तोड़ के भी देख सकते हैं कि धनायन पे कितना आवेश है और ऋणायन पे कितना आवेश है। तो यहाँ पे देखिए 1 एकम 1 और 1 1, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। आगे देखेंगे यदि हमारे पास कोई आयन आ जाता है तो अपन सीधा ही उसका आवेश देख के बता देंगे कि मान लीजिए जिसके ऊपर आवेश है वही क्या है, वही उसका संयोजकता कारक है। यहाँ पे आप देखिए इसका संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बेटा जी संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। या मैं बात करूं यहाँ पे देखिए Cl माइनस, तो इसका संयोजकता कारक कितना हो जाएगा बेटा जी, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। और भी आप देख सकते हैं कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे नाइट्रेट आयन NO3-1, तो इसके लिए संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आयन के ऊपर तो जितना आवेश उपस्थित है वो हमें आसानी से पता लग चुका है। और अम्ल में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या देख लेंगे, सार में आप OH की संख्या देख लेंगे, और यहाँ पे जो मूलकों में आप आवेश को देख लीजिए, सेम बात है। तो ये इस प्रकार अपन ने यहाँ पे देखा। अब देखिए कई बार अभिक्रिया के माध्यम से भी पूछ लेता है। यहाँ पे मैं अगला एग्जांपल लिख देता हूँ कि इसमें पूछ ले आपको कि एल्यूमिनियम सल्फेट में संयोजकता कारक बताइए। ये है कि रेडिकल है, तो यहाँ पे देखिए ये किस में टूटेगा, ये टूटता है बेटा जी तो एल्यूमिनियम +3 और यहाँ पे 3SO4-2, क्योंकि हमें आवेश को संतुलित करना पड़ता है अभिक्रिया में। अभिक्रिया संतुलन का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया संतुलन का मतलब है कि लेफ्ट साइड में जितने परमाणु है राइट साइड में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए बेटा जी, और जो लेफ्ट साइड में जितना आवेश है राइट साइड में भी उतने आवेश होना चाहिए। मतलब आवेश और परमाणु दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभिक्रिया संतुलन का सीधा सा फंडा है कि दोनों तरफ आप आवेश को देख लीजिए, बराबर होना चाहिए, और दोनों तरफ आप परमाणु की संख्या को देख लीजिए, वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2 तिया 6 और ये 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जो हमारा संयोजकता कारक है वो कितना हो जाएगा, वो हमें 6 प्राप्त होता है। इसी तरह ही आगे आप देख सकते हैं, मैं 8वां एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 8वें एग्जाम्पल में देखिए मैं कैल्शियम सल्फेट की बात करता हूं, तो ये देखिए इसका जो संयोजकता कारक है वो बेटा जी होता है 2। वो कैसे होता है वो आप तोड़ के देख लीजिए। देखिए अपन ऑक्सीकरण संख्या अपन निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या में सार धातु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा +1 होता है और सारी मर्द धातु का हमेशा +2 होता है। तो आप देखिए कैल्शियम क्या है, +2 है, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा कि कैल्शियम +2 में, और यहाँ पे सल्फेट यानी कि SO4-2 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो हमारा संयोजकता कारक कितना हो गया बेटा जी, हमारा इसमें 2 हो चुका है। अब देखिए यदि हमें ऑक्सीकारक और अपचायकों में पूछे तो अपन क्या करेंगे कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो अपन उसके आधार पर अपन बता सकते हैं। लेकिन कई बार हमें अभिक्रिया के माध्यम से दे देता है, और ध्यान रखेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा कि हम फिर हाइड्रोजन या OH की संख्या के आधार पर अपन डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ये क्या है H+ और यहाँ पे SO4 सल्फेट। तो देखिए अपन यहाँ से डिसाइड करें कि सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 2 थी, किसमें गया है, यहाँ पे देखिए 1 हो गया है, यानी कि इसका एक ही हाइड्रोजन इसमें क्या गया है। तो यहाँ पे संयोजकता कारक कितना हो जाएगा, 2 नहीं होगा बेटा जी, कितना हो जाएगा, यहाँ पे संयोजकता कारक 1 होगा, क्योंकि इसने एक ही हाइड्रोजन का त्याग किया है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक था वो क्या था, तुल्यांक की बात। इसमें देखिए अपन 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और वो एग्जाम्पल आप देखेंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारा 11वां एग्जाम्पल है वो समझिए।
कि मेरे पास ये हो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसके लिए सुयोनिकता कारक 2 हो जाएगा, यानी कि ये टूटता है कैल्शियम +2 में और 2Cl माइनस में। यहाँ पे देखिए कितना है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे इसका सुयोनिकता कारक मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा बेटा जी, इसका सुयोनिकता कारक हमारे पास 2 हो जाता है। यदि आपको कई बार ये पूछ ले कि आप बताइए इसमें सुयोनिकता कारक में मैंने बोला था कि ओक्सी कारक और अपचायक में, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास अभिक्रिया इसमें कॉपर सल्फेट में जा रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑक्सीकरण कितना है, 0 है। ये किस में जा रहा है, +2 में, मतलब 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग किया है। तो इसका सुयोनिकता कार्य कितना है, इसका सुयोनिकता कार्य यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ पे देखिए 0 से +2 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, तभी तो इसके ऊपर प्लस का आपको आया। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या वही किसको बताएगी, वही सुयोनिकता कारक को बताती है। तो इसका जो हमारा वैलेंस फैक्टर होता है वो बेटा जो होता है सुयोनिकता कारक 2। तो ये आज का हमारा बहुत ही बेहद और जबरदस्त टॉपिक था, ये बहुत जगह हमें परेशान करता है, तो इसके आधार पर आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और मिलेंगे नई कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।